सिंह और मैं हूं भारती। हर दिन हम आपके नेताओं को आप तक रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। लगातार किसी न किसी नेता की आवाज़ है वो आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप भी उन्हें पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ सुनना पसंद करते हैं, उनके कामों को पसंद करते हैं। अलग अलग पार्टियों से आप जुड़े होते हैं और अलग अलग पार्टियों के नेताओं से हम जाकर मिलते हैं, उनकी आवाज़ है वो आप तक पहुंचाते हैं और जो आपकी आवाज़ है वो उन तक और उनकी आवाज़ आप तक, एक प्रयास हमारा यही रहता है। और इसी कड़ी में मेरे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की महिला प्रधान हैं झज्जर से। उनसे मैं बातचीत करूंगा कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफ़र है, कहां से वो आई हैं और पहले किस पार्टी में थी और क्या उनका उद्देश्य है राजनीति में आने का। क्योंकि अक्सर महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे जॉब की तरफ हो या कोई बिजनेस हो, उस साइड ज़बरदस्त उनका ध्यान भी रहता है और जिम्मेवारियां भी रहती हैं। आज उनसे मैं बातचीत करूंगा कि वो राजनीति में क्यों आई और क्या उद्देश्य है। मैम, सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते जी, इसको हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। मैं अभिता द्विजा, जिला महिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से जी। हाँ जी। तो मैं यहीं से एजुकेशन मैंने 12th तक की, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई और सोशल वर्क में, और जो छात्र जैसे हमारे संघर्ष करते रहते हैं या छात्र संगठन होते हैं उनके साथ इंडिपेंडेंटली मैं काम करती रही। तो जब मतलब आप देखते हो कि भारत जो हमारा समाज है वहाँ पुरुष प्रधान होने के कारण कुछ महिलाओं को सुरक्षा का और रोजगार में बहुत समस्याएं आती हैं। तो मैंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में वो चीज़ देखी कि हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है। ठीक है, हम अपने नाम से पहचानी नहीं जाती हैं, हम अपने पिता के नाम से, तो हमारा खुद का एक जो अस्तित्व है वो नहीं है। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में और आसपास की जो महिलाएं थी उनके जीवन में जो समस्याएं थी, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में तो बात करते हैं, पर मैंने आज तक कहीं भी उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में नहीं सुना। तो मुझे जो प्रेरणा देता है वो उनको राजनीतिक सशक्तिकरण जो होगा उसी से उन्हें सुरक्षा मिल पाएगी, सम्मान मिल पाएगा और सुरक्षा मिल पाएगी। तो अभी तक जिस तरह से पार्टियां और भी हैं, भाजपा सरकार में है, कांग्रेस है, बीएसपी है, जेजेपी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आपका आम आदमी पार्टी की तरफ जाना, इसका क्या उद्देश्य था? हाँ जी, एक तो जैसे एजुकेशन जब आप पढ़ जाते हो, टीचिंग प्रोफेशन की वजह से भी मैं एक खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ, कोचिंग में भी पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया। तो एक ऑटोमेटिकली जब आम आदमी पार्टी का जो विचार है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि बोला जाता है कि जो एजुकेशन है और टीचर है वो चेंज एजेंट है, वो पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखता है। तो वो एक झुकाव ऑटोमेटिकली मेरे खुद के विचार भी उस चीज़ से सहमत करते हैं। फिर दूसरा, उन्होंने जो हॉस्पिटल है उसको, उस सुविधा को ठीक किया। तो जो इतने टाइम से वो जो महिलाओं को फ्री बसेस देना, तो इस तरीके के जो वो काम कर रहे हैं, थोड़ा उनका जो कम्युनिटेरियन अप्रोच है उसकी वजह से मैं प्रभावित हुई और मुझे लगा कि हाँ। और इवन अगर आप अभी भी देखें तो रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में या जो हमारी विधानसभा में जो सीट है वो 33% का बिल अभी तक पूरा कम्प्लीटली राज्यसभा में पास नहीं है, बट लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी अपनी मैनिफेस्टो में ये बोल दिया है कि वो 33% सीट्स महिलाओं को देगी। तो ये अपने टाइम से बहुत एडवांस ये पार्टी काम कर रही है। तो और ये नई विचारधारा, क्योंकि ऑलरेडी जो सिस्टम है, आपने जैसे हम अगर बीजेपी की बात करें तो वो आरएसएस जैसे संगठन से आती हैं जो कि महिला विरोधी सोच रखती हैं। उन्होंने अभी भी पोस्को वाले में अगर आप देखो कि प्रेशराइज कर दिया, एक जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल है वो न्याय नहीं पा रही, तो आप और हमारी जैसी साधारण महिलाओं के साथ अगर ये चीज़ हो जाती, क्योंकि अगर उसमें जो पोस्को लड़की उसके 164 के जो बयान थे वो प्रेशराइज करके बदलवा दिए गए, तो आप सोचो हम तो शायद हमें मरवा दिया जाता। तो जो ये चीज़ है ना, इस चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं, ये मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी मैंने असुरक्षा जो महसूस की, तो उसने मेरे अंदर एक जंग जारी कर दी। और जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो देश में बदलाव लाने की बात करती है। तो बीजेपी मुझे कहीं ना कहीं महिला विरोधी होते हुई तो मैं उससे कभी नहीं जुड़ पाई और ना मैं कभी उससे जुड़ पाऊंगी। और कांग्रेस से ये रहा कि उसके अंदर जो हेरिडिटरी सिस्टम है, जो वंशवाद है, नेपोटिज्म है उनके अंदर, जो उनके ही बच्चे उनको, क्योंकि अगर आप रोहतक में NSY को देख लो तो वहाँ उठने नहीं देते, क्योंकि दीपेंद्र जो उनके भूपेंद्र हुड्डा है वो अपने बच्चे के अस्तित्व, उनको CM का चेहरा बनाने के चक्कर में किसी और को बनना
ही नहीं देना चाहते, तो जो उसकी वजह से है कांग्रेस का पतन हो गया, तो वो विचारधारा तो वहाँ पनप ही नहीं सकती। तो आम आदमी और जनता के लिए आप कैसे काम करोगे? तो इसलिए आम आदमी पार्टी से मैं अपनी विचारधारा मिला पाई और उनसे मैं थोड़ी प्रभावित हूँ उनकी विचारधारा से। अभी तो आपने जिक्र किया दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जहाँ से आप राजनीति करती है ना, वहाँ अक्सर लोग ये बोलते हैं कि किसी की तो आंधी आती है, हवाएं आती हैं, लेकिन जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस जगह पे आते हैं ना तो तूफान आता है। जिसकी साइड इशारा कर देते हैं ना वही एमएलए बनते हैं यहाँ से, ऐसा मानते हैं। और आप है सीधा टकराव के लिए तैयार हैं, कैसे टकरा पाएंगे ऐसे तूफान से? देखिए, पहली बात तो तूफ़ान, देखो जब आप तूफ़ानों से लड़ने में ही तो बाजीगर कहलाओगे आप, नहीं तो घर बैठे तो हर इंसान बैठा है, आप हम जो तूफ़ान से लड़ पाता है वही तो बाजीगर है, सीधी सी बात है। और रही बात दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा जी की, सीधी सी बात यह है कि देखो राजनीति आप भी काम करिए, अगर आप काम कर रहे हो जनता के लिए, अगर आप विचारधारा और उनके लिए उनको सुविधाएं दे पाओ, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम भी आपके लिए, हम तो कहते हैं कि अगर हमारा विपक्ष भी अच्छा काम करता है हम उस चीज़ में भी उनके काम के लिए तारीफ करेंगे। बट हम अगर आप हमसे सीख करके आप 500 या बिजली या मुफ्त सब आप हमसे सीख के कर रहे हो, तो आप भी हमारी तारीफ कीजिए। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो हम भी आपकी तारीफ करेंगे, बट अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं गया है जी। अभी तक मेरा सवाल ये है कि जो झज्जर सीट से आप आते हैं, अगर पार्टी मौका दे तो आपके सामने रहेंगे, कांग्रेस से 4 बार की विधायिका रही गीता बुक्कल, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रही और पूरा तजुर्बा भी है, किस तरह से उनके सामने टिक पाएंगे अगर आमने सामने का मुकाबला हो आपका उनके साथ? देखिए, इसमें आमने सामने देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी इंसान है, अगर वो काम करता है ना तो भले ही चाहे वो गीता बुक्कल हो या दीपेंद्र हुड्डा जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना, अगर वो काम करता है तो वो टिकेगा, इसमें मेरा नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति आके जनता के लिए, क्योंकि आज जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उनको सिर्फ काम चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए जी। एक पॉलिसी बनाई है आपने, आप खुद महिला हैं और महिलाओं पे दोहरी जिम्मेवारी होती है, एक घर की जिम्मेवारी फिर राजनीतिक जिम्मेवारी, कहाँ तक निभा पाएंगे उसको? कितना सक्षम अपने आप को ताकत मानते हैं अंदर, एनर्जी? देखिए, ये समस्याएं ना आम महिलाओं के साथ हो रही है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूंगी। और सामाजिक तौर पे जो महिलाएं उनके मतलब परिवार उनको आने ही नहीं देते, बट अब मेरी मतलब एक जो महिला होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पुरुषों को भी जागरूक करूं, और ताकि वो महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को वो आगे आने दे, क्योंकि अगर जब वो आगे आएंगी तो आवाज़ उठा पाएंगी तो जो बलात्कार या इस तरह के शोषण हो रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो जो आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमें देश को नंबर 1 बनाना है, केजरीवाल जी जो बोलते हैं, वहीं कहीं ना कहीं मैं उनके इसी साथ सपने में अपने देश को नंबर 1 बनाना चाहती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। और अब क्या बात चलती है जब गांव में आप महिलाओं से मिलती हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण दिल्ली से बिल्कुल अलग है और आप दिल्ली की पॉलिटिक्स देख के आई हैं, यहाँ की बिल्कुल हवाएं भी विपरीत मिलेंगी और जो व्यवहार है वो भी। आप कितना सुटेबल मानते हैं अपने आप को? देखिए, दिल्ली में बहुत लोग जागरूक हैं। अगर पंजाब में भी हम बात करें तो उनकी रिश्तेदारी कनाडा से निकल जाती है, तो वो लोग इस तरह से वहाँ थोड़ा कल्चर इन्फ्लुएंस है। बट जब हम हरियाणा में आकर के बात करते हैं तो यहाँ पे जो महिलाओं का जो सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है। क्योंकि जब मैं महिलाओं से बातचीत भी कर रही थी संगठन के लिए, तब उन्होंने यही बोला कि कोई भी महिला अगर काम करने आती है तो सबसे पहले उस चीज़ को, उसके चरित्र पे उंगली उठा करके उसको दबाया जाता है। तो ये जो समस्या है, मैंने उनको यही बोला कि देखिए, इस देश में सीता के ऊपर भी उंगली उठाई गई थी, उन्होंने भी परीक्षा दी, बट लेकिन अब समय बदल चुका है। सीता को अब राम राज्य को छोड़ने के बजाय उसको लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों का। आप शहर में रहते हैं, विधायिका का काम कैसा लगा आपको? देखिए, मुझे मेरे को देखिए, एक तो बहुत बड़ी समस्या है जो रोड है, रोड ना गड्ढे नहीं कुएं बन चुके हैं, ठीक है। आप हसीजा हॉस्पिटल की लाइन की तरफ अगर देखेंगे, और जो व्यापारी हैं हमारे जो बीकानेर, उन्होंने भी ये समस्या की। देखिए, एक तो जो रोड टूट चुके हैं उससे जो आम जनता का रोजगार, दुकानदारों का रोजगार खत्म हो रहा है, ठीक है, एक समस्या। दूसरी समस्या ये बोला गया कि बादली जो रोड है वो बोले कि जो आए प्रशासन से, वो बोले कि प्रोटोकॉल से फॉलो होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो
मुझे ये समझ नहीं आए कि जब G20 के लिए रोड बने तो वो प्रोटोकॉल कहाँ गए? जब जनता, अरे आप राजा किसको बना रहे हो? राजा हमेशा जनता थी, है और रहेगी। और विधायक हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको उनके लिए काम करना है, अपनी सुविधा या अपने हित के लिए नहीं, जनहित के लिए काम करना पड़ेगा। और आप रोडों की स्थिति दे सकते हो, शिक्षा की स्थिति दे सकते हो, महिला की सुरक्षा की। आप एक सोच के देखिए कि शिक्षा डागर जी के साथ जो हुआ, उसके लिए हमारी विधायिका कितनी, एक महिला, आप विधायक बाद में होते हो, आप एक भारतीय नारी हो, उसके नाते ही आप एक सपोर्ट कर लेती, बट वो भी नहीं हुआ। तो आप कहाँ से आपके क्या विधायक आप कुछ काम कर रही हैं? अभिता, जिस तरह से लोकतांत्रिक पहचान है हमारी पूरे विश्व में कि बड़ा लोकतंत्र देश है, यहाँ के हालात, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी तक ये बोलते हैं कि आपके बड़े नेता भी बोलते हैं कि तानाशाही है, तानाशाही है। क्या कोई महसूस होती है तानाशाही है या लोकतंत्र मानते हैं? नहीं, तानाशाही तो देखिए प्रमुख रूप से है। अगर अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो जो हुआ जिसमें स्मृति ईरानी ने जो एक न्यूज़ रिपोर्टर था उसको धमकाया, और इनफैक्ट मैंने बाद में पढ़ा कि उसको नौकरी से निकलवा दिया। मतलब, और आप जानते हैं कि मीडिया हमारा चौथा पिलर होता है लोकतंत्र का। अगर वही लोगों तक सारी समस्याएं भी पहुंचाता है, नेताओं की जो आवाज़ है वो भी पहुंचाता है, और जनता की जो समस्या है वो नेताओं तक पहुंचाता है। अगर इस तरह उनको, अगर आप निष्पक्ष रूप से काम ना करने देंगे और उनको आज़ादी नहीं देंगे तो ये कहाँ से लोकतंत्र बचा? फिर दूसरा, आप अगर देखें तो दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ जो हुआ, ऑर्डिनेंस बिल ला करके, उनको आप जो चुनी हुई सरकार अगर उनको ताकत नहीं देंगे तो वो क्या काम करेंगे? आप दूसरा चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर महिलाएं, जो रेसलर हमारी प्लेयर है, उनको न्याय नहीं मिल पाया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आवाज़ उठा रही है तो कौन सा लोकतंत्र बचा? क्योंकि जब भी आप कभी भी इस देश में या इतिहास में आप पढ़ लेना, जब लोकतंत्र खत्म होता है ना, तो महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन शोषण बढ़ते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आता है तो ये एक सीधा निशाना है कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आम महिलाएं कहाँ अपने आप को बचा पाएंगे? अभिता, 2024 में अगर जिम्मेवारी मिलती है किसी सीट से तो हैं तैयार चुनावी मैदान के लिए? अच्छा, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक ही मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको राजनीतिक तौर से ना मजबूत करूं और वो आए, ठीक है। और ये नहीं पूछ रहा मैं, वो आए ना। हाँ, मैं समझ गई हूँ आप जो पूछ रहे हैं। मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सच बताऊँ इस बारे में सोचा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा यही है कि उनको राजनीतिक सशक्तिकरण हो जाए। मेरी दो ही इच्छाएं हैं सच में, ठीक है, जो पार्टी के थ्रू मैं हमेशा चाहती हूँ। एक तो उनको सुरक्षा मिले, हर महिला राजनीति में आने का सपना सोच सके, वो ये ना सोचे कि मैं कुंवारी हूँ, पता नहीं कौन से आदमी मुझे टकरा जाए और मुझे क्या कह दें, वो एक दबाव ना हो, और वो समझ पाए कि अगर वो आई तो इससे हम सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, आवाज़ उठा पाएंगे जो भी शोषण हो रहे हैं। एक चीज़। दूसरा, उनको जो रोज़गार की समस्या, क्योंकि जो रोज़गार नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास अगर देखें पैतृक संपत्ति भले ही हम कागजी तौर पे होती है पर पैतृक संपत्ति उनके पास होती नहीं है, तो उसकी वजह से जो उनके पास पैसा ना होने की वजह से उनके साथ जो शोषण लंबा खींच रहे हैं, वो बताइए, आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से झज्जर या बादली बेरी? देखिए, अभी मैं सच्ची बताऊं, अभी ये सर उनके अगर मान लें जिम्मेवारी अगर पार्टी लगाती है तो चुनाव लड़ेंगे? मान लीजिए एक बार जिम्मेवारी लगा दी जाए आपकी। अच्छा, अगर पार्टी ऐसा करती है और लोग, जनता ऐसा चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली मैं आऊँगी। हाँ, अगर जनता ने और पार्टी ने मुझे ये अगर ऑर्डर दिया तो आगे फिर बातचीत करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये थी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, महिला विंग की प्रधान जिलाध्यक्ष हैं झज्जर से आम आदमी पार्टी की, और अपने इरादे हैं वो आके है ना अंतिम क्षणों में साफ किया कि चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर झज्जर से चुनाव लड़ेंगी तो सामने है गीता भुक्कल, बादली से चुनाव लड़ेंगे तो कुलदीप वस्त यहाँ से विधायक हैं। चार की चारों सीटें हैं वो हैं झज्जर के, वो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा कैंडिडेट है 4 में से 1 सीट आम आदमी पार्टी लेके जाए, 2 लेके जाए, या फिर 4 उनके खाते में जाएंगे। मुकाबला ये रहेगा, और जो इनकी दिल की बातें होंगी वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक बने रहे और हमारे साथ देखते रहें न्यूज़ एजेंसी।